हाँ जी बेटा जी, कल अपना टेस्ट है चैप्टर का मेरे पास बायोटेक प्रिंसिपल एंड द प्रोसेस का, उसके आधार लेते हैं डाउट आप लोगों को। और पहला डाउट जो खुशी ले रही है उसका नाम बेटा जी यहाँ पे कोहेन एंड बॉयर का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया था 1972 में, वो क्या था, कैसे किया गया था, उसके बारे में पहले बात करते हैं एक बार आपसे। सबसे पहले बेटा जी हमने एक बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया का नाम था बेटा जी सैल्मोनेला टाइफी। बैक्टीरिया नाम क्या था बेटा जी यहाँ पे सैल्मोनेला टाइफी। मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ। आप लोगों ने डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ा है, ये हमें कोर्स करता है बेटा जी क्या है यहाँ पे आपका टाइफाइड। हमने इस बैक्टीरिया से बेटा जी आइसोलेट किया इसका प्लाज्मिड। हमने बेटा से क्या आइसोलेट किया इसका प्लाज्मिड। हमने एक और प्लाज्मिड लिया जिस प्लाज्मिड के अंदर एक स्पेसिफिक जीन बैठा था। हमने कहा कि उसके पास बेटा जी बैठा हुआ था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब इस बात को हम किस तरह से अपने 11th क्लास से कनेक्ट करते हैं। आप लोगों ने बेटा जी एक वर्ड पढ़ा है प्लाज्मिड। अर्चिता गुड़िया, प्लाज्मिड के बारे में कुछ ऐसा कहा है कि ये डबल स्ट्रैंड का होता है और ये एक सर्कुलर डीएनए होता है। क्या बोला हमने यहाँ पे आपका डबल स्ट्रैंड का होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। पहला वर्ड बेटा इसके बाद इस तरह वो सर्कुलर होता है और वो डबल स्ट्रैंड का होता है। उसके पास अपना खुद का बेटा जी ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन होता है। खुद का क्या होता है ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन, सो दैट वो अपनी मल्टीपल कॉपी बना सकता है। वो हमारे मेन डीएनए से बिल्कुल कैसा है बेटा जी यहाँ पे इंडिपेंडेंट होता है। इसके पास जो जीन होते हैं वो होते हैं नॉन वाइटल। कैसे होते हैं? आपने वर्ड बोला बच्चा नॉन वाइटल। गरिमा जी बता सकते इस वर्ड से क्या मतलब है? हाँ जी, मतलब दे आर नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। उसको जिंदा रहने के लिए वो जरूरी नहीं है मेरे भाई। ऐसे जिनको मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे नॉन वाइटल, बट इफ दे प्रेजेंट दे प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा फीचर टू द ऑर्गेनिज्म। ऐसे जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे नॉन वाइटल। जैसे आपने कहा था यहाँ पे कि हमने प्लाज्मिड का नाम रखा था एफ प्लाज्मिड। क्या रखा हम लोगों ने यहाँ पे एफ प्लाज्मिड। आपने कहा सर एक ऐसा प्लाज्मिड जिसके पास एक ऐसा जीन होता है जो हेल्प करता है कंजुगेशन, दैट इज ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिटवीन द बैक्टीरिया। तो उस कंजुगेशन होने के लिए भैया जिसके पास में एफ प्लाज्मिड का होना क्या बहुत ही जरूरी है। जिसके पास एफ प्लाज्मिड होता है वो क्या कहलाता है एफ पॉजिटिव, और जिसके पास नहीं होता वो क्या कहलाता है एफ नेगेटिव। पढ़े हो ना भाई 11th क्लास में? तो हमने कहा ये है तो उसे एक एक्स्ट्रा फीचर दे रहा है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने डीएनए के किसी और के अंदर ट्रांसफर कर सकता है, वो कंजुगेशन कर सकता है। वैसे आपने वर्ड पढ़ा था आर प्लाज्मिड, उसका नाम था यहाँ पे रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। किस तरह ऐसे प्लाज्मिड जिनके पास ऐसा जीन है that express and provide the ability to fight against a particular antibiotic। वो किससे लड़ने की क्षमता दे रहे हैं यहाँ पे चंचल बेटा जी? एंटीबायोटिक से लड़ने की क्षमता देते हैं। मैं कहूंगा ऐसे कैरी करने वाले प्लाज्मिड क्या कहलाते हैं बेटा जी आपके यहाँ पे आर प्लाज्मिड। याद हुआ ये वर्ड बेटा जी? मैंने रुचि क्या बोला बेटा यहाँ पे आर प्लाज्मिड। तो मैं वैसी कुछ बात कर रहा हूं कि मैंने एक आर प्लाज्मिड को लिया जिसके पास बेटा जी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था। सही वर्ड है बेटा जी? आपने कहा सर ये आर प्लाज्मिड है और मैंने एक प्लाज्मिड बेटा जी आइसोलेट किया फ्रॉम द सैल्मोनेला टाइप। उस प्लाज्मिड के पास ये एंटीबायोटिक वाला जीन नहीं है। आयुष बेटा मैंने बोला दोनों ये प्लाज्मिड है, बट इस प्लाज्मिड के पास बेटा जी ओराई बैठा हुआ है, इसके पास भी ओराई बैठा हुआ है, बट इस प्लाज्मिड के पास में कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है। और देश इसके पास क्या है बेटा जी यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बैठा हुआ है। पहला पॉइंट क्लियर है बेटा जी? हमने फिर क्या किया, इस वाले का बेटा जी ने कट करवाया एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। अब देखो मैंने वर्ड क्या बोला, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तीनों वर्ड को तोड़ देते हैं एक बार के लिए। यहाँ पे मैंने पहले ई वर्ड की बात करता हूं। मैंने वर्ड बोला बेटा यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस। अंकिता गुड़िया वर्ड आता है न्यूक्लियस जो कट करेगा किसको बेटा जी न्यूक्लिक एसिड को। अब कहां कट करेगा, एंड के ऊपर या बीच में? तो मैंने कहा वो बीच में कट करेगा। क्या बन गया? वर्ड क्लियर हुआ? मैंने कहा एंडोन्यूक्लियस एनी एंजाइम दैट कट द डीएनए, और मैं कहूंगा दैट मेक द कट
बिटवीन द स्टैंड ऑफ द डीएनए, जो स्टैंड के बीच में कट मारेगा वो क्या होगा बेटा जी यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस। वर्ड क्लियर हुआ? मैंने आगे वर्ड लिखा बेटा जी रेस्ट्रिक्शन। वर्ड क्या लिखा? दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू कट द डीएनए स्टैंड ओनली एट द स्पेसिफिक लोकेशन। जो कट तो करेगा बट कहां करेगा? स्पेसिफिक लोकेशन पे करेगा। मैं कहूंगा ऐसा जो एंजाइम हो वो क्या कहलाएगा बेटा जी आपका आरई एंजाइम। अरे हाँ या ना? इसका यूज करने का सिग्निफिकेंस क्या है मेरे भाई कि हमें इस प्लाज्मिड से ऐसा नहीं कि कहीं भी कट मरवाना है, हमें यहाँ पे मुस्कान कट मरवाना है इस जीन के यहाँ पे और हमें यहाँ पे कट लगा के इस जीन को क्या करना है बेटा जी यहाँ पे आइसोलेट करना है। मतलब मुझे एक सिलेक्टेड पीस ऑफ द डीएनए को कट करके आइसोलेट करना है और मैं चाहता हूं सिर्फ यही जीन वहां से काटा जाए। तो वैसे मैं स्पेसिफिक लोकेशन पे उसे कटवाना चाहता हूं तो मैंने कहा मैंने उसके लिए ऐसा एंजाइम यूज किया जो स्पेसिफिक लोकेशन पे ही काटता है। वो एंजाइम कौन है बेटा जी आपका यहाँ पे आरई एंजाइम। यहां तक की बात सही है? आपने कहा सर हमने इससे कटवा दिया तो क्या हुआ होगा? आपने कहा सर इस तरह से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कट के अलग हो गया होगा, हाँ कि ना? अब आपने कहा सर जब आरई एंजाइम जो काटता है तो भैया जी स्पेसिफिक लोकेशन पे काटते हैं जहां पे जिन सीक्वेंस को पहचानता है वो सीक्वेंस क्या कहलाती है बेटा जी आपकी रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। और वहां पे जहां कट मारता है वो क्या कहलाती है उसकी बेटा जी रेस्ट्रिक्शन साइट। ये वर्ड क्लियर है दिमाग में मेरे भाई? क्या बोला मैंने यहाँ पे? ये जिन सीक्वेंस को पहचानता है उन्हें क्या बोलते हैं? रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। ये जिन सीक्वेंस में जहां पे कट मारता है वो क्या है बेटा जी आपकी रेस्ट्रिक्शन साइट। कि भाई काटा कहां? जहां काटा वो क्या है? रेस्ट्रिक्शन साइट। जिसे पहचाना वो क्या है? क्लियर है वर्ड बेटा जी? तो मैंने कहा आपने ये भी पढ़ा मेरे भाई कि जब काटता है तो ये एंड बनाता है स्टिकी एंड। क्या बनाता है बेटा जी? कि लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर काटा सो दैट कि सिंगल स्ट्रैंड का डीएनए क्या करता है? फ्लैंक करता है, लटकता रहता है। अब अगर मैंने यहाँ पे ये एंजाइम यूज किया है तो मैं अगर यही सेम एंजाइम यहाँ पे यूज करूंगा तो वो भी सेम जगह पे काटेगा और सेम जगह पे काटेगा तो सेम तरह के क्या बनेंगे बेटा जी यहाँ पे स्टिकी एंड बनेंगे दोनों जगह, हाँ कि ना? मैंने जिस आरई एंजाइम से इसको कटवाया मैंने उसी आरई एंजाइम से इसको कटवाया तो दोनों सेम ही आरई एंजाइम है दीपेश यहाँ पे। तो दोनों सेम तरह के सीक्वेंस को पहचानेंगे, दोनों सेम तरह से क्या करेंगे? स्टिक एंड बनाएंगे। तो मैं कहूंगा इस आरई एंजाइम के बाहर भी क्या बने बेटा जी यहाँ पे स्टिक एंड बने हैं। इस एंटीबायोटिक वाले के बाहर क्या बने बेटा? स्टिक एंड बने। वैसे इस प्लाज्मिड के अंदर भी मैंने इसे भी बेटा जी ट्रीट कर दिया आरई एंजाइम से। तो मैं कहूंगा भैया जी इसके अंदर भी क्या हो गया बेटा जिस तरह से आपका कट बन के तैयार हो गया, हाँ कि ना? अब जरा सोचिएगा यहाँ पे अनामिका दोनों के एंड पे जो टाइप ऑफ द एंड है, जो टाइप ऑफ द सीक्वेंस वो कैसी है बेटा जी? सेम है। कैसी है? तो मैं इन दोनों को भैया जी पास पास लेके आया और मैंने यहाँ पे एंजाइम यूज कर दिया बेटा जी। कौन सा? क्या यूज कर दिया? कर दिया। क्या हुआ मेरे भाई यहाँ पे ये सीक्वेंस यहाँ पे आके जुड़ी तो आपने कहा सर ये बन गया मेरे भाई। आपने कहा सर इसके पास भी क्या आ गया? एंटीबायोटिक। हिस्टोजीन आ गया। अब एक बात सोचो इस प्लाज्मिड का जो कॉम्बिनेशन था आपने वो क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो मैं कहूंगा अब ये जो बना उसका हमने नाम रखा बेटा जी आपका यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट। क्या बोला उसका हमने यहाँ पे कि जिस डीएनए को हमने रिकंबाइन करके बनाया, टू डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस को जोड़ के बनाया है वो डीएनए क्या है बेटा जी यहाँ पे आपका रिकंबिनेंट डीएनए। ये बात समझ में आई मेरे भाई? अरे हाँ कि ना? अब आपने कहा सर इस प्लाज्मिड को हमने ट्रांसफर कर दिया इस्चीरिया कोलाई में। किसमें ट्रांसफर किया? जरा सोचो, डायग्राम बना देते हैं कि सर ये हमारा यहाँ पे देखना फोटो देखा देगा। आपने कहा सर इसके अंदर हम इस्चीरिया कोलाई के अंदर ये उसका डीएनए था और हमने उसके अंदर ये अपना ट्रांसफर कर दिया बेटा जी अपना जीन ऑफ इंट्री, अपना प्लाज्मिड को उसमें ट्रांसफर कर दिया। अब जरा सोचो यहाँ पे चंचल इस प्लाज्मिड के पास क्या बैठा है बेटा जी आपका? ओराई बैठा है। क्या बैठा है? ओराई क्या करवाता है?
रेप्लिकेशन। तो आपने कहा सर जब ये इकोलाई की सेल अपने आप को मल्टीप्लाई करेगी तो ये भी तो अपने आप को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। और आपने कहा सर ये बनेगी यहाँ पे दो इकोलाई की सेल, तो उन दोनों के पास भी क्या होगा बेटा जी, मेरा ये जीन ट्रांसफर हो जाएगा। सर यार सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, पता नहीं है, कुछ ऐसा हुआ। तो आपने क्या समझा इस बात से मेरे भाई, इस इकोलाई के पास अभी तक उस एंटीबायोटिक से लड़ने की क्षमता नहीं थी, बट आपने क्या किया, एक प्लाज्मिड से इस जीन को काटा, आपने एक और प्लाज्मिड उसको डाला और उस प्लाज्मिड को आपने डाला इकोलाई के अंदर। अब तक जो एबिलिटी उस प्लाज्मिड के इस इकोलाई के पास नहीं थी कि वो किसी भी एंटीबायोटिक से लड़ सके, वो क्षमता उसके पास आ गई। आपने किसी भी जीनोम, किसी भी ऑर्गेनिज्म का आपने जीनोम ही क्या कर दिया, आपने उसको ऐसा बना जैसा उसे आप बनाना चाहते थे। यही तो डेफिनेशन थी मेरे भाई किसके यहाँ पे, क्या कहता है बायोटेक, क्या कहता है बायोटेक, इट्स ए इंटीग्रेशन, इट्स ए ऑफ नेचुरल साइंस। अरे क्या कहता है बोलो, पढ़ के आए हो आप लोग घर से? मेरे भाई आप लोगों को शुरुआत में यही समझाया गया था कि बायोटेक क्या करता है, एक मॉलिक्यूलर एनालॉगस का यूज करके किसी के भी जीनोम को चेंज करता है टू मेक ए प्रोसेस और ए प्रोडक्ट, टू मेक ए प्रोसेस और ए, हम किसी के भी जीनोम को चेंज कर सकते हैं बायोटेक का यूज करके मेरे भाई। और उसका चेंज करने का इंटेंशन क्या है मेरे भाई, या तो हम उससे कोई प्रोडक्ट बनाए या फिर किसी प्रोसेस को बनाए ताकि वो ह्यूमन के लिए वेजी वेलफेयर में यूज हो सके। हम ये सब करके वेजी जहां काम करते हैं वो ब्रांच क्या है मेरे भाई आपके यहाँ पे, बायोटेक है। श्रुति ऐसे कुछ पढ़ा है आप लोगों ने, एग्जाम्पल पढ़ा है मेरे भाई इंसुलिन का, सोच के देखो अब यहीं पे केस, आप इंसुलिन का एग्जाम्पल उठा लीजिएगा। इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से लोगों को बीमारी हो जाती है डायबिटीज की, क्या हो जाती है। अब आपने क्या किया, सोचिएगा ये प्लाज्मिड है, आपने भाई जी ह्यूमन के डीएनए को आइसोलेट किया और उस ह्यूमन के डीएनए से आपने निकाल लिया बेटा जी यहाँ पे इंसुलिन का जीन, क्या निकाल लिया आपने, उस इंसुलिन के जीन को भाई जी प्लाज्मिड में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। मैं कहूंगा ये एक ऐसा प्लाज्मिड बन गया जहां पे ह्यूमन के इंसुलिन का जीन आ गया। अंकिता मैंने इस प्लाज्मिड को बेटा ट्रांसफर कर दिया इकोलाई के अंदर, कर दिया ट्रांसफर, ये जीन वहां पे अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। तो क्या इकोलाई के अंदर ह्यूमन के इंसुलिन बनता है, नॉर्मली बनता है क्या, अरे हाँ कि ना, पर आपने ये जीन उसमें क्या कर दिया, सारे का क्या कर दिया, आपने उसमें इंसर्ट कर दिया, उसकी वजह से क्या हो गया, अभी जीन वहां पे अगर एक्सप्रेस करेगा तो अब ये इकोलाई की सेल प्रोड्यूस करेगी क्या मेरे भाई, ह्यूमन इंसुलिन। तो आपने एक ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर दिया टू मेक ए प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। आपने एक ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया, क्यों कर दिया, टू मेक ए प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन। यही तो ब्रांच क्या थी मेरे भाई, बायोटेक में ये सबसे पहली बार एक रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले जो दो महानुभाव थे वो कौन थे बेटा जी आपके, कोहेन एंड बॉयल। कब किया गया भैया जी, 1972 में ये किया गया था मेरे भाई। और उन्होंने यहाँ पे करके दिखाया कि हमने उस इकोलाई की सेल को मॉडिफाई कर दिया और उस इकोलाई की सेल में हमने एक ऐसा जीन डाला जब तक उसके अंदर प्रेजेंट नहीं था। उन्होंने ये करके दिखाया बेटा जी, इट इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट of the recombinant DNA that is performed by the Cohen and the Boyer। उन्होंने क्या किया था मेरे भाई, उन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को ट्रांसफर कर दिया विद इन द इकोलाई बाय यूजिंग द प्लाज्मिड ऑफ द सैल्मोनेला टाइफी एज ए वेक्टर। उन्होंने इस इकोलाई के भैया जी अपने उसमें सैल्मोनेला टाइफी के उसमें बेटा जी आपके यहाँ पे प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर के तौर पे यूज करके ये जीन इसके अंदर क्या कर दिया मेरे भाई आपका, ट्रांसफर कर दिया। अरे हाँ या ना, ये था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। समझ में आया कुछ मेरे भाई? अरे कुछ पीछे की बातें याद आ रही है, अगर गलती से मेरी लाइव क्लास ली थी और पढ़ा था तो कुछ याद आ रहा है? अरे हाँ कि ना, कम से कम हाँ तो जोर से बोल दो, झूठी हाँ तो बोल दो भाई, क्योंकि सच सच पता नहीं पढ़ के आती है नहीं पढ़ के आती। हाँ जी, सेल में मतलब फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ही रहेगा ना जिससे लिया है। अगर उसमें एक ही प्लाज्मिड था आप उसे निकाल दे तो उसके पास नहीं रहेगा कोई। और हमें ये कैसे पता चलेगा ये जीन की सीक्वेंस में किससे प्रेजेंट है? ये गुड़िया हमें पहले जीन को, पहले डीएनए को पढ़ा, उसके सीक्वेंस पता होगी तभी भी काम कर पाएंगे।
पहले आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे काम किया और उस पर आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे आपने बातें करो कि आपको जीन के सीक्वेंस का पता है कि इंसुलिन की क्या सीक्वेंस है, उसके आसपास कैसे कैसे भैया जी आपकी सीक्वेंस पढ़ जाए तभी तो आप उसको यूज करके कट करो पाओगे मेरे भाई। अगर आपको डीएनए के सीक्वेंस पता ही नहीं है तो फिर आप किस आरई एंजाइम का यूज करोगे, वो तो फिर हो ही नहीं पाएगा यहाँ पे। तो पहले आपको उस पर काम करना पड़ेगा मेरे भाई। आपने एक वर्ड बोला था मेरे भाई, स्टेप्स ऑफ द बायोटेक पढ़े थे। पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ, पहले उसे पहचानना है कि आपको क्या निकालना है, कहां से निकालना है, किस क्या उसका सोर्स होगा, पहले उसी को क्या करना है मेरे भाई, आइडेंटिफाई करना है। उसे मैं कहां से कट करवाऊंगा, किससे कट करवाऊंगा, पहले इन चीजों पे ही काम करना है आपको मेरे भाई यहाँ पे। और तब ये हो जाता है तभी तो आप उसका आइडेंटिफाई करके क्या कराओगे मेरे भाई, वहां से कट कराओगे ना, अरे हाँ या ना। और वो फिर कट होकर फिर आप उसे ट्रांसफर करोगे किसमें मेरे भाई, यहाँ पे अपनी होस्ट सेल में, टू मेक इट कि वो आगे क्या हो सके, आपका ट्रांसफर हो सके विद इन द प्रोजेनी। अरे हुआ, चलिए पढ़ा करो मेरे भाई, पढ़ा करो, आप पढ़ते नहीं हो। तो क्लास में आगे हो सिंसियरिटी आई आपको। हाँ जी भाई, अगला डाउट क्या था? मुस्कान ने क्या डाउट पूछा? मुस्कान को डाउट पूछा? मुस्कान क्या डाउट पूछा आपने? नहीं, साक्षी ने पूछा था। हाँ जी मेरे भाई, अगला भैया जी आपका डाउट है मेरे भाई यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर मेरे भाई डाउट है आप लोगों का यहाँ पे PBR322। तो जरा सुनिएगा मेरे भाई आप उसके बारे में। ये है मेरे भाई आपका यहाँ पे एक क्लोनिंग वेक्टर, उसका नाम बाद में लिखेंगे मेरे भाई यहाँ पे। हम एक पहले बात बताएं, आपने जो भी ये वेक्टर बनाया है इट इज फर्स्ट आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड वेक्टर, यानी कि ये वेक्टर जब बना रहे हो, प्लाज्मिड जो बना रहे हो, ये नेचुरली ऑकरिंग नहीं है। आपने डिफरेंट डीएनए के सीक्वेंस को आपस में जोड़ के इसे बना के तैयार किया गया, ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। कैसे मेरे भाई? कोई पूछे सर आर्टिफिशियल का मतलब है, मैं कहूंगा मैंने यहाँ पे डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस को जोड़ा और मैंने फिर एक भैया जी यहाँ पे जो वेक्टर बनाया वो क्या है भैया जी यहाँ पे आपका, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं आपसे। अरे वही बात थी। तो आपने सबसे पहले कहा अगर ये कोई भी क्लोनिंग वेक्टर है तो उसके पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या मेरे भाई, कि वो होस्ट सेल में जाके अपने आप को क्या कर सके बेटा जी, मल्टीप्लाई कर सके। क्या कर सके बेटा जी? मल्टीप्लाई कर सके। और मल्टीप्लाई करने के लिए उसके पास होना बहुत ही जरूरी है, क्या मेरे भाई यहाँ पे, ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन। तो आपने कहा सर इसके पास बैठा होना चाहिए यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और आपने उसका नाम रखा क्या मेरे भाई आपका, ओराई। पेपर में आता है देवेश, क्या आता है पेपर में, व्हाट इज द डुअल फंक्शन ऑफ द ओराई। इसके दो फंक्शन बताओ मुझे, दो, एक नहीं दो। शाबाश, कॉपी नंबर ऑफ द कॉपी नंबर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वेरी गुड, बैठिएगा। इसके दो काम हैं, हेल्प टू मेक द मल्टीपल कॉपी। आप ये जब एक सेल अपने आप को डिवाइड करेगी, वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा डीएनए, तो रेप्लिकेट करने में अगर कोई हेल्प करेगा तो कौन करेगा? तो पहला, इट हेल्प टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ द रेप्लिकेशन सो दैट डीएनए गेट ट्रांसफर टू इट्स प्रोजेनी। पहला पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट आता है, प्रोजेनी में नहीं जाना, उसे उसी सेल में अपना नंबर ऑफ कॉपी क्या करना है बेटा जी, आप इंक्रीज करना। मैं कहूंगा टू मेंटेन द हाई कॉपी नंबर, टू मेंटेन द कॉपी नंबर। क्या होता है ए सारिका, कॉपी नंबर क्या होता है? और खड़ी तो हो जा, कॉपी नंबर क्या होता है? अच्छा, कैसे क्या पढ़ाएं आप लोगों को? मान लो एक मिनट में अभी आगे बढ़ जाऊं, तो यही नहीं पता कॉपी नंबर क्या होता है। और चलो मान लिया रट के आप पास भी होगे, क्या कर लोगे ऐसा पास होगे? क्या क्या लोगे जिंदगी में ऐसे पास हो भी जाओगे? नकल मार के इधर उधर से देख के नंबर आ भी गए तो क्या हो जाएगा उन नंबरों से? क्या हालात बदलेंगे? अरे हालात बदलेंगे।
यहाँ टीचर पढ़ा रहा है, वो मैडम अपनी किताब पढ़ने लग रही है, वो घर पे था पढ़ने का काम। ये ओराई क्या होता है गुड़िया, क्या होता है गुड़िया ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन? मैंने अभी उसने बताया उसके दो फायदे होते हैं, इसके दो रोल है। वो क्या दो रोल बताया था उसने? क्या है ये कॉपी नंबर? The number of the plasmid per cell, एक सेल में उसका कितना नंबर है, उसका क्या कहलाएगा मेरे भाई यहाँ पे? कॉपी नंबर। आप ये कहते हो अगर हम चाहते हैं कि उस चीज का लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो, तो अगर सोचेगा अगर ये हाई कॉपी नंबर को मेंटेन करेगा, आपने तो एक डाला प्लाज्मिड और उसका कॉपी नंबर है 15, 1000, 10,000 को उसका इस तरह का कॉपी नंबर है, तो एक डाला वो अपने आप को रेप्लिकेट कर करके भेजे वहां पे उसकी 100 कॉपी बना लेगा। तो मतलब आपके एक ही डीएनए का कितनी कॉपी बन गई? यहाँ पे 100 कॉपी बन गई। अब वो इक्वलाइज जब डिवाइड करके 2 इक्वलाइज बनेगी, तो सोचो यहाँ पे जीन का क्या हो रहा है? हाई रेट के ऊपर बेटा जी यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। वो जीन जब वहां पे एक्सप्रेस होंगे तो बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज के भेजे पे प्रोटीन बन के क्या होगी? यहाँ पे तैयार होंगी, तो आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन भी कैसा होगा? हाई होगा। तो हम एक ऐसे वेक्टर को सिलेक्ट करते हैं, हम एक ऐसे वेक्टर को बनाना चाहते हैं जिसका हाई क्या हो बेटा? जैसे कॉपी नंबर। तो हमने कहा मेरे भाई कॉपी नंबर भी कंट्रोल कौन करेगा? ओराई करेगा ना, क्योंकि आप लोग सेल साइकिल पढ़ के 11th क्लास में ड्यूरिंग द सेल साइकिल एस फेज में डीएनए कितने बार रेप्लिकेट करता है बेटा जी? एक बार ही रेप्लिकेट करता है। इस इक्वलाइज सेल को अपने आप को डिवाइड करना है, तो वैसे डीएनए की कॉपी नंबर कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। बट हमने उसमें एक ऐसा ओराई डलवाया, जिसका कॉपी नंबर क्या है बेटा जी? आपका हाई है, जो ज्यादा बार वैल्यूज को रेप्लिकेट करवाएगा, सो दैट इसका कॉपी नंबर क्या रहे बेटा? तो हाई मेंटेन रहे। हाँ कि ना? मेरे वर्ड को थोड़ा सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जरा दोबारा अपनी सेल साइकिल से कनेक्ट करके देखो। आपने कहा ये हमारी सर ह्यूमन की सेल है, देव ये क्या हमारी ह्यूमन की सेल में आपने कहा सर ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है डीएनए। क्या बैठा हुआ है? डीएनए के पास है बेटा जी ओराई, है ओराई। आप एक्सेप्ट ड्यूरिंग द सेल साइकिल ये डीएनए अपने आप को क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। कौन सी फेज में बेटा जी? आपके एस फेज में। कितनी बार रेप्लिकेट करता है? कितनी बार करता है? एक बार। कितनी बार करता है? सो दैट कि एक सेल में डीएनए की कितनी कॉपी बन सके? 2 बन सके। और फिर क्या होता है? सेल अपने आप को डिवाइड करती है, और कितनी सेल बन जाती है? 2। तो मतलब इसका जो ओराई है वो ऐसा है जो डीएनए के अंदर एक ही वैल्यूज के नंबर को क्या रखता है? यहाँ पे मेंटेन रखता है। हाँ कि ना? मैंने कहा भाई नहीं, हम इस ओराई के अंदर किसी और बैक्टीरिया से हमने ओराई को लिया, हमने एक ऐसा ओराई डलवाया जो भैया जी सेल डिवीजन कोज नहीं हो रहा है यहाँ पे, और विदाउट सेल डिवीजन, विदाउट द सेल साइकिल वो बार बार उस डीएनए की क्या करेगा बेटा जी? यहाँ पे रेप्लिकेशन कराएगा, सो दैट कि बेटा जी एक डीएनए की क्या बन सके? मल्टीपल कॉपी बन सके। क्या बन सके? मल्टीपल। तो सोचो अगर ये एस फेज नहीं चल रहा है, सेल साइकिल नहीं चल रही है, पर ये डीएनए बार बार अपने आप को रेप्लिकेट कर करके यहाँ पे 100 बार वैल्यू रेप्लिकेट करवा देता है। तो मैं कहूंगा एक ही ह्यूमन की सेल में कितने डीएनए की कॉपी होगी? तो मैं कहूंगा एक ही सेल में उसकी 100 कॉपी है, तो वो कॉपी जो है एक ही सेल में, वो उसका क्या कहलाता है? यहाँ पे कॉपी नंबर। ये कॉपी नंबर कौन कंट्रोल करता है? अरे कौन कंट्रोल करता है? अब इस बात को कनेक्ट कीजिएगा कि आप ये कहते सर कोई हमारा ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें ऐसा प्लाज्मिड का हाई कॉपी नंबर, मतलब उसके अंदर ओराई अलग है, किसी का एक ही कॉपी नंबर, उसका ओराई कैसा है? मैंने अभी आपसे कहा कि भाई जी हमने इसे आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया है, हमने उसे, तो मैंने यहाँ पे जो डीएनए के सीक्वेंस यूज किया है जो ओराई के तौर पे, वो मैंने ऐसे डीएनए सीक्वेंस यूज किए हैं जिनका हाई क्या है बेटा? जिनका कॉपी नंबर है, उनका हाई क्या है? यहाँ पे कॉपी नंबर है। समझ में आया मेरे भाई? तो मेरे 2 फायदे मिलेंगे, एक तो इस डीएनए का कॉपी नंबर क्या रहेगा? हाई होगा। दूसरे मेरे भाई यहाँ पे ये जब सेल डिवाइड होकर आगे जाएगा तो उसे क्या करेगा बेटा जी? यहाँ पे रेप्लिकेट कराने में काम कर रहा है मेरे भाई। अरे हाँ कि ना? आपने कहा सर पहला काम हमारा हो गया, पहला काम हमारा हो गया।
अगला भैया जी, आपने कहा सर अब ये वेक्टर हम जब किसी ऑर्गेनिज्म में डालेंगे तो सेल के अंदर ये जीन गया कि नहीं गया हमें पता कैसे लगेगा? आप इस वेक्टर का यूज करके अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर रहे हो विद इन द इक्वलाइज सेल, विद इन एनी सेल में आप कर रहे हो उसे, तो आपको पता कैसे लगेगा कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां गया भी नहीं गया? तो इसके पास में ऐसे कोई मार्कर भी होने चाहिए जो आपकी सिलेक्शन में क्या करे, हेल्प करे। तो मैंने कहा मैंने यहां पे भैया जी 2 डाल दिए सिलेक्टेबल मार्कर। एक को मैं बोला बेटा जी एम्प्लिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, मैंने एक को बोला टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। नाम को समझ के देखो, a gene that help to fight against the ampicillin antibiotic, the gene that help to fight against tetracycline antibiotic, वो है मेरे भाई यहाँ पे। और जो अगेंस्ट में काम करे वो क्या है भैया जी आपका? रेजिस्टेंस। अरे क्या है, वर्ड कनेक्ट हो गया मेरे भाई यहाँ पे। ये तो हमारे क्या बन गए, सिलेक्टेबल मार्कर। अब तीसरे वर्ड पे आते हैं भैया जी, आपने कहा सर हमें यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालना है, और आपने कहा सर आरए एंजाइम का यूज करके अगर हम डीएनए सीक्वेंस को डालेंगे तो आरए एंजाइम तो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को ही पहचानता है और उन्हीं के ऊपर ही कट करता है, रैंडमली तो कहीं कर नहीं सकता है। तो इसके पास वो साइट भी क्या होनी चाहिए बेटा, जब प्रेजेंट होनी चाहिए। अरे हाँ कि ना? तो इट मस्ट कंटेन द स्पेसिफिक साइट फॉर द डिफरेंट आरई एंजाइम, हाँ कि ना? तो मैंने कहा मैं अलग अलग एंजाइम की वो सीक्वेंस डाल देता हूं। क्या क्या डाल दी बेटा जी मैंने यहां पे? इको R1, इन थर्ड प्ले फर्स्ट। ये मैंने यहां पे 3 एंजाइम की क्या डाल दी बेटा, डीएनए की सीक्वेंस डाल दी। मैंने देखा ये जो एम्प्लिसिलिन जीन है इसमें भी 2 एंजाइम के सीक्वेंस आ जाते हैं। किन 2 एंजाइम की बेटा जी? PST फर्स्ट, PBU फर्स्ट, PUB है PBU है, PBU फर्स्ट। ठीक है मेरे भाई यहाँ पे। अगला हमने कहा बेटा जब टेट्रासाइक्लिन, यहां भी 2 सीक्वेंस आती है, सेल फर्स्ट और बैन H1, आके ना। अब हमने यहाँ पे और एक पार्ट डाला जो ऐसी प्रोटीन्स के लिए कोड करता है जो हेल्प करेगी यहाँ पे रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। मैंने इन सीक्वेंस का नाम रख दिया बेटा जी यहाँ पे रॉ। क्या नाम रखा मैंने यहाँ पे? रॉ। फुल फॉर्म क्या है बेटा जी? प्रोटीन दैट हेल्प इन द रेप्लिकेशन। कोई बात नहीं यहाँ पे। और आपने कहा सर यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो क्या है यहाँ पे बेटा जी? PUB2। ये जो वेक्टर बनाया था बेटा जी, ये बनाया था आपका बेटा जी बोलिवियर रोड्रिगर्स ने, और हमने उसको बाकी से अलग करने के लिए बेटा जी एक सीरियल नंबर दिया। कैसा है बेटा जी यहाँ पे? 322। और ये एक प्लाज्मिड है बेटा, तो हमने उसका नाम क्या रख दिया यहाँ पे? PBr322। उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसमें प्रेजेंट है सिलेक्टेबल मार्कर, उसमें प्रेजेंट है क्लोनिंग साइट फॉर द डिफरेंट एंजाइम। अब जो PUC का क्वेश्चन उसको यहीं पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 डाली बेटा जी यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर, मैंने एक भी तो डाल सकता था। मैंने यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर के तौर पे एक नहीं 2 जीन का यूज किया है। किन किन का भैया जी? यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन का, साथ में बेटा जी यहाँ पे आपके एम्प्लिसिलिन रेजिस्टेंट जीन का। तो मैं एक से भी तो काम चला सकता हूं ना। अरे हाँ कि ना? तो 2 को डालने का क्या लॉजिक था? अब हमें यहाँ पे वेरी गुड, हमें यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना है 2 चीजों के बीच में, ट्रांसफॉर्म्ड एंड द नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, रिकम्बिनेंट एंड द नॉन रिकम्बिनेंट। हमें यहाँ पे एक नहीं 2 अलग अलग सिलेक्शन करने हैं। अब उन सिलेक्शन को समझ कर देखो। सपोज कीजिएगा मैंने मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया विद इन द sequence of tetracycline gene by using the BMH1 enzyme। मैंने बोला we insert gene of interest by using the
BAM H1 एंजाइम, मैंने इस एंजाइम को यूज करके अपने डीएनए सीक्वेंस को यहाँ पे डाल दिया। अब जरा सोच के देखो, ये प्लाज्मिड आपने डाला ई कोलाई की सेल में, डाला मेरे भाई। अब जब ये प्लाज्मिड आपने डाला तो आपने क्या किया, एक पेटेडिस में भैया जी मीडिया बनाया, उस मीडिया के अंदर बेटा जी आपने यूज किया मेरे भाई यहाँ पे आपका एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट जीन। क्या यूज किया आपने, जरा समझ के देखो इस वर्ड। आपने इस वेक्टर को इंसर्ट किया इकोलाई की सेल में और आपने इन इकोलाई की सेल को ग्रो किया एक ऐसे मीडिया में जहां बेटा जी आपने एंटीबायोटिक यूज किया। कौन सा बेटा जी, एम्प्लिसिन। अब जिस इकोलाई की सेल ने इस प्लाज्मिड को नहीं लिया होगा वो कैसी होगी, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, और जिसने इसको उठाया होगा वो क्या होगी, ट्रांसफॉर्म्ड। हाँ कि ना, जिसने इस वेक्टर को उठाया वो क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड। जिसने इस वेक्टर को नहीं उठाया वो क्या है, जिसने इसको उठाया उसके पास ये जीन गया, जिसने इसको नहीं उठाया उसके पास ये जीन, यहां पे कौन जिंदा रहेगा, जिसके पास ये जीन गया, मतलब वो कैसी सेल है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल है। तो मैं कहूंगा ट्रांसफॉर्म्ड एंड द नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल डिस्टिंग्विश by growing the cell on a media that contain amplicillin। हाँ कि ना, और ज्योति हाँ कि ना। तो आपने कहा सर यहाँ पे जो सेल सरवाइव कर रही है वो सारी की सारी सेल कैसी है सर, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म्ड है। पहला पॉइंट हमारा क्लियर होता है। दूसरे पॉइंट पे जरूरी है कि जिस वेक्टर के अंदर आपका जीन डला हो, ये भी तो हो सकता है उस वेक्टर में आपका जीन ही प्रेजेंट ना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब अगर आपका जीन डला है तो वो सेल कैसी है, रिकम्बिनेंट, और अगर आपके जीन ही यहाँ पे नहीं डला हुआ तो वो क्या है बेटा जी, यहाँ पे आपकी नॉन रिकम्बिनेंट। अरे हाँ कि ना, वर्ड को पकड़ो, कौन से वर्ड को, उसने इस वेक्टर को तो उठा लिया, चंचल वेक्टर तो, बट वेक्टर भी दो तरह के हो सकते हैं। हो सकता है सर माइक्रोस्कोपिक काम हो रहा है, अंडर द माइक्रोस्कोप सारा काम हो रहा है, ये जीन डला ही ना हो वेक्टर में, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि सर वो BAM H1 से डाइजेस्ट ही ना हुआ हो, वहां पे वो इसके अंदर डला ही ना हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है या नहीं है। अरे हाँ कि ना। और सर अगर ये डला नहीं होगा तो मैं कहूंगा ऐसा वेक्टर क्या होगा बेटा जी, यहाँ पे नॉन रिकम्बिनेंट, क्योंकि उसमें नया कॉम्बिनेशन बना ही नहीं है मेरे भाई। और सर जिसमें डल गया होगा वो क्या होगा, रिकम्बिनेंट। अब सर यहाँ पे जो सेल मुझे दिखाई दे रही है उनमें यह भी तो हो सकता है कि उस सेल ने एक ऐसे वेक्टर को उठाया हो जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट बेटा जी डला ही ना हो। पॉसिबिलिटी है या नहीं है, अरे पॉसिबिलिटी है या नहीं है। अब हमें वो भी तो छांटना पड़ेगा, अरे हाँ कि ना। तो मैंने क्या किया, पहले इन 3 सेलों की वैल्यू रेप्लिका की मैंने, हम देखो कितना अच्छा वर्ड यूज किया है मैंने। क्या किया, क्या मतलब इस बात का, क्या किया मैंने इनका, और मैंने इनकी मल्टीपल कॉपी बनाई। क्या बनाई मैंने इनकी, कि तीनों वेक्टर मैंने अलग अलग डिस्क में ग्रो कर इनकी मैंने मल्टीपल कॉपी बनाई, इनकी अलग अलग कॉलोनियां बनाई 3 अलग अलग डिस्क के अंदर, मैंने इनकी रेप्लिका बनाई, इनकी कॉपी बनाई। क्या बनाई मैंने इनकी, बनाई कॉपी। अब मैंने क्या किया, एक और मीडिया यूज किया और उस मीडिया के अंदर मैंने डाला बेटा जी टेट्रासाइक्लिन डाला। अब क्या हुआ होगा, आप उनकी रेप्लिका से बेटा जी एक वेक्टर को उठा के यहां पे डाल के देखो। अब भैया जी आपने तीनों की रेप्लिका बनाई है, तीनों की मल्टीपल कॉपीज बनी। अब अगर उनके पास ये जीन डला होगा तो उनके अंदर क्या हुआ होगा भैया जी, इस जीन के बीच में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट डला हुआ है। तो सोचो जीन कैसे काम करता है, ये जीन के ऊपर बना होगा आरएनए के ऊपर क्या बनेगा, प्रोटीन। अब आपके यहाँ पे जीन के बीच में भैया जी कौन सी सीक्वेंस आ गई आपके यहाँ पे, आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गई, तो इसकी कोडिंग सीक्वेंस क्या हो गई बेटा जी यहाँ पे चेंज हो गई। तो इसको जो काम करना चाहिए तो काम भी तो क्या हो गया बेटा इसका यहाँ पे खत्म हो गया। तो मैंने बोला इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्या वर्ड बोला मैंने, वर्ड को तोड़ो जरा यहाँ पे, ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट विद इन द कोडिंग सीक्वेंस of a gene, the gene become
इनएक्टिवेटेड। अरे हाँ या ना, दोबारा बोलो मैंने क्या बोला। ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ ए जीन, द जीन बिकम इनएक्टिवेटेड। दिस फिनोमेना इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल हुआ। इसका मतलब अगर सर यहां पे सोच के मान लेते हैं ये वाली जो सेल है उसके अंदर नॉन रिकम्बिनेंट है, तो भैया जी इसका मतलब उसके पास टेट्रासाइक्लिन क्या है बेटा जी आपका एक्टिव है। तो भैया जब हम इसकी रेप्लिका में से यहाँ ग्रो करके देखेंगे तो वहां पे क्या करेगी बेटा जी, सर्वाइव कर जाएगी। पर जो यहाँ सेल आते ही मर जाएगी वो ये इंडिकेट करेगी कि वो ट्रांसफॉर्मर साथ में क्या है बेटा जी यहाँ पे रिकम्बिनेंट है। तो जिस कॉलोनियों की सेल हमने ट्राई करके देखा यहाँ आके मर जाती है, वो सारी कॉलोनी क्या है बेटा जी आपकी रिकम्बिनेंट है। और जिस कॉलोनी की सेल यहाँ आके सरवाइव कर जाती है वो क्या है बेटा जी यहाँ पे आपकी नॉन रिकम्बिनेंट है। तो मैंने जिसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला था उसका यूज किया टू सिलेक्शन बिटवीन ए रिकम्बिनेंट एंड ए नॉन रिकम्बिनेंट, और जहां पे मैंने जीन नहीं डाला मैंने उसका यूज किया है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रांसफॉर्म्ड एंड द नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। अरे हुआ कि नहीं हुआ? ये वजह से हमारा वेक्टर भी खत्म होता है, हमारा वेक्टर भी यहाँ पे बात होता है। अब पॉइंट आता है सर पीवीआर 322 की डिसएडवांटेज क्या है? यही उसकी डिसएडवांटेज है। आपको सिलेक्शन करने के लिए एक बार नहीं 2 बार प्लेटिंग करनी पड़ेगी। एक बार नहीं, पहले प्लेटिंग करके अलग करोगे ट्रांसफॉर्म नॉन ट्रांसफॉर्म से, और फिर प्लेटिंग करके अलग करोगे किसको बेटा जी, रिकम्बिनेंट को किससे, नॉन रिकम्बिनेंट से। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अरे है ना। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि एक बार में काम चल जाए तो, एक बार में काम चल जाए तो हमारे लिए चीज कैसी हो जाएगी बेटा जी, यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाएगी। अरे हाँ कि ना? उसके लिए हमने जो एक अगला प्रॉब्लम आपको पढ़ाया वो क्या था भैया जी यहाँ पे, PUBC8। समझ में आया सबको? अरे हाँ कि ना? अब उस चीज को समझ कर देखो मेरे भाई। हमने ये बनाया एक और वेक्टर, इस वेक्टर मैंने डाल दिया बेटा जी एम्प्लिसिल रेजिस्टेंस जीन मेरे भाई। ये इसके पास है बेटा जी आपका यहाँ पे और आई क्या है बेटा जी, यहां हमने डाल दिया बेटा जी 4G। लेक्चर हटा दिया, ये कोड करते हैं एंजाइम के लिए बीटा ग्लाइकोसाइडेज करता है मेरे भाई यहाँ पे। और ये जनाब क्या करता है बेटा जी यहाँ पे, एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है बेटा जी ब्लू कलर प्रोडक्ट में। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? आप जरा समझिएगा मेरे भाई, आप अगर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस लेक्चर में डलवा देते हैं तो अगर यहाँ पे डल गया होगा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट तो मैं कहूंगी लेक्चर क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट। और अगर ये इनएक्टिवेट हो जाएगा तो कहूंगा बीटा ग्लाइकोसाइडेज नहीं बनेगा। ये अगर नहीं बनेगा तो मैं कहूंगा ये कलरलेस या मैं कहूंगा व्हाइट कलर का जो सबस्ट्रेट है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं होगा। जरा सोचो अब आप यहाँ पे आपने इसका यूज किया है और आपने इसको फिर डाला ई कोलाई की सेल में डाला, आपने कहा सबसे पहली बात मुझे 3 चीज दिखाई दे रही है। एक ऐसी सेल जो मर गई, इस मीडिया के अंदर मैंने यूज किया एम्प्लिसिली, क्या यूज किया इस मीडिया में, और लक्ष्य बेटा वो सेल यहाँ पे आते ही मर गई।
मतलब उसने इस प्लाज्मिड को उठाया ही नहीं, क्योंकि अगर इस प्लाज्मिड को उठा तो उसके पास ये जीन होता। पीयूष हाँ कि ना? अगर इसको उठाया होता उसके पास ये जीन होता, और ये जीन अगर होता तो गणेशा वो यहाँ जिंदा रहता, पर वो क्या हो गया? मतलब वो सेल कैसी है? मेरा पहली पॉइंट। हाँ अगला भैया जी आया यहाँ पे सेल जो सरवाइव करती है बट गिव ब्लू कलर। एक सेल और है जो सरवाइव कर रही है बट गिव व्हाइट कलर। पकड़ो जरा बात को, ये यहाँ सरवाइव कर रही है मतलब दोनों की दोनों कैसी हैं? पहला पॉइंट। अब भैया जी ब्लू है, ये कैसी है? मतलब यहाँ पे अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट डला होता तो भैया जी ये क्या रहता? इनएक्टिवेट होता। ये इनएक्टिवेट होता तो कलर कैसा होना चाहिए था? बट ये कलर कैसा आ गया? मतलब ये जीन नहीं डला। मतलब जीन मतलब ये जनाब क्या है? ट्रांसफॉर्म्ड है पर नॉन रिकॉम्बिनेंट है। कैसी है? ये जनाब का कलर कैसा है? मतलब कहानी हमारी सही बैठ गई। तो ये कैसे है? ट्रांसफॉर्म्ड है और रिकॉम्बिनेंट है या नहीं? मैंने एक ही प्लेट में सब चीजों का क्या कर दिया? सिलेक्शन कर दिया। उससे आसान है या मुश्किल है? तो ये उसकी क्या थी? डिसएडवांटेज। इसकी क्या है भैया जी यहाँ पे? एडवांटेज। अरे हाँ कि ना? तो जीन ऑफ ये जब आ जाए पेपर में इनएक्टिवेशन तो कोशिश करना इसको डिफाइन करने की मेरे भाई, ब्लू कलर वाले ज्यादा अच्छा रहेगा। साउथ को डिफाइन करो बट ये करोगे ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हो गया भैया? पीसीआर की ना देखो मेरे एक वर्ड होता है रेप्लिकेशन, जो आप ये कहते हो सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो अपने आप को कॉपी करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है। सेल के अंदर सारा काम होता है। वो एक हाईली एंजाइमेटिक प्रोसेस है जहां पे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा जी आपके इन्वॉल्व होते हैं। बट हम वही काम बेटा जी सेल के बाहर करेंगे तो वहां प्रोसेस बन जाएगा बेटा जी इन विट्रो रेप्लिकेशन। क्या बन जाएगा? और हम वहां पे एंजाइम्स का यूज करेंगे बट एंजाइम्स के काफी प्रोसेस ऐसे होंगे जिनको बेजम करने के लिए अपने फिजिकल मेथड का भी क्या करेंगे बेटा जी वहां पे यूज करेंगे मेरे भाई। तो मैं कहूंगा इन विट्रो रेप्लिकेशन जो एक प्रोसेस है उसका नाम होता है बेटा जी यहाँ पे पीसीआर। क्या नाम होता है? फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो कोई पूछे पीसीआर क्या है तो बोलोगे इट इज ए इन विट्रो रेप्लिकेशन। अरे बोलो ना क्या वो आपका पीसीआर? इन विट्रो रेप्लिकेशन। जरा समझ के देखो कैसे होता है काम। आपने कहा सर ये हमारा डीएनए है, डीएनए की दो स्ट्रैंड होती है। आपने कहा सर एक स्ट्रैंड अगर 5' से 3' है, दूसरी कैसी होगी? 3' से 5' होगी। सर दोनों की स्ट्रैंड आपस में अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। विद द हेल्प ऑफ द सर जब सेल में रेप्लिकेशन होता है तो वहां पे हेलिकेज काम करता है, वो इन स्ट्रैंड्स को क्या करता है? अलग अलग करता है। बट हम यहाँ इस प्रोसेस को फिजिकल मेथड से क्या करेंगे? पूरा करवाएंगे। तो हमने क्या किया भैया जी? यहाँ पे अपना स्टेप लिया बेटा जी हीटिंग। क्या स्टेप लिया? मतलब मैं इसे हीट करूंगा एट द 95 डिग्री सेल्सियस। 90 से 95 पे करूंगा मैं उसे हीट। तो क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएंगे बेटा जब ब्रेक। और आपने कहा डबल स्ट्रैंड का डीएनए क्या बन जाएगा देवेश यहाँ? सिंगल स्ट्रैंड। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डीनेचुरेशन। क्या कहलाता है? तो मैंने कहा भाई यहाँ मेरा पहला स्टेप हो गया। नाम क्या है उसका यहाँ पे? अरे हाँ कि ना? आपने कहा मेरे भाई ये ऐसा हो गया। सर ये स्टैंड है 5', ये क्या है? ये सर 3' ये क्या है? हुआ। अब आपने कहा सर अब हम अगले स्टेप पे आते हैं। अगला स्टेप का नाम है बेटा जी यहाँ पे एनिलीन। क्या नाम है पल्लवी यहाँ पे? ये काई होता है
कि सर जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो वहां पे हमें एक छोटे से प्राइमर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज के अंदर एक कमी है, वो प्रोसेस को कभी शुरू नहीं कर सकता, वो डीएनटीपी को ऐड करके प्रोसेस को इलोंगेट कर सकता है। यही ना पढ़े हो? तो हमें भैया जी यहाँ पे एक छोटा सा प्राइमर ऐड करना पड़ेगा। अब प्राइमर किस एंड पे ऐड करना पड़ेगा बेटा जी? थर्ड एंड पे, सो दैट कि डीएनए रेप्लिकेशन हो सके 5 एंड टू 3 एंड। तो मैंने कहा एडिलिंग क्या है बेटा जी? द प्रोसेस ऑफ एडिंग, प्रोसेस ऑफ small synthesized oligonucleotide chain at the third end of the template strand। मतलब प्राइमर का ऐड हो जाना किस एंड पे बेटा जी? यहाँ पे थर्ड एंड के ऊपर। वो क्या बनेगा बेटा जी? यहाँ पे आपका एनालिंग। तो आपने कहा सर अगला डायग्राम कुछ इस तरह का बन गया। ये है सर थर्ड एंड, ये है सर इसका थर्ड एंड, ये है सर 5 एंड, ये है सर 5 एंड। हमने सर यहाँ पे छोटा सा प्राइमर डाला तो एंड बन गया 5'2। हर्षिता जी यहाँ पे एक छोटा सा हमने एंड डाला, क्या बन गया बेटा जी? 5'2 3'। अरे हुआ? ये स्टेप का नाम क्या है? अब यहाँ पे तो हमने अलग अलग किया, यहाँ पे हम उसको क्या किया? जोड़ा। तो टेम्परेचर हमने क्या किया बेटा जी? यहाँ पे लोअर डाउन किया। टेम्परेचर कितना होता है बेटा जी? यहाँ पे 55 डिग्री सेल्सियस। ठीक बात है बेटा जी। अगला स्टेप आ गया आपका यहाँ पे एक्सटेंशन। क्या आ गया? क्या आ गया मेरे भाई? हमने यहाँ पे डाली बेटा जी डीएनटीपीज एज ए रॉ मटेरियल। हमने एंजाइम यूज किया बेटा जी, कौन सा? यहाँ पे पैक पॉलीमरेज, जो कि क्या है बेटा जी? आपका यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज, जो क्या है यहाँ पे डीएनए का किया होगा उसने बेटा जी। ये जो छोटी सी बेटी स्टैंड बनी हुई थी प्राइमर की, उसको उसने क्या क्या होगा बेटा? कॉम्प्लीमेंट रूल को फॉलो करके वैसे बेटा इलोंगेट कर दिया होगा। अरे हाँ कि ना? और एक डीएनए के कितने डीएनए बन गए? रेप्लिकेशन हो गई, डीएनए की कॉपी बन गई, और डीएनए की कॉपी बन गई मतलब रेप्लिकेशन हो गया। बट कहाँ किया आपने? टेस्ट ट्यूब में किया। तो एक प्रोसेस क्या बन गया बेटा? जब पे यहाँ पे पीसीआर इन विट्रो जिस मशीन में करते उस मशीन का नाम क्या होता है? थर्मल साइक्लर। क्या नाम होता है? ये प्रोसेस होता है 72 डिग्री सेल्सियस। और हमारा डीएनए पॉलीमरेज इस टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई हमने एक हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का क्या किया बेटा जी? यूज किया। ये हमने कहां से निकाला बेटा जी? थर्मस एक्विटिकस। थर्मस एक्विटिकस हमने निकाला। ये है बेटा जी प्रोसेस, नाम क्या उसका बेटा जी? पीसीआर। इसमें से लिविंग वाले में से कराएंगे तो उसमें कौन सा होगा? दोबारा बोलो। जैसे कि एप्लीकेशन हमने इन विट्रो में किया और उनमें से सेल में कराएंगे तो कौन सा? ये फास्ट होगा मेरे भाई। हमारे लगता है सेल साइकिल में 8 घंटे रेप्लिकेशन को होने में। कितने लगते हैं? 8। ये काम बड़े स्लोली वे में होते हैं मेरे भाई। यहाँ सारा काम कैसा होता है? बड़ा ही फास्ट होता है मेरे भाई। यहाँ पे ज्यादा कॉपी नंबर हाई रेट पे होता है मेरे भाई। आपको कुछ डाटा देगा था, अगर आप 30 साइकिल चलाओगे तो करीबन आपके 1 बिलियन क्या बन जाता है? इसकी कॉपी बनके तैयार हो जाएगी। ऐसे तुम देखो नीचे लिखा होगा 30 साइकिल के बाद कितना नंबर बन रहा है? 1 बिलियन कॉपी बनके तैयार। 30 बार साइकिल चला दो ऐसे ही बार बार, आपका वैसे 1 बिलियन बनके तैयार हो जाएगा। अरे हाँ कि ना? और बोलेगा बेटा और अरे बोलो भाई, डाउट बोलो। अंकिता कोई डाउट नहीं है? बंद करो।